बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में पर्सोनिफिकेशन के बारे में मैं एक गलती क्या एडमिशन करना चाहता हूँ, यानी गलती मानता हूँ और उसकी करेक्शन करूँगा। 2 पोएम्स के मशकी सवालात में पर्सोनिफिकेशन के बारे में पूछा गया और मैंने वो पर्सोनिफिकेशन के जो आंसर्स हैं वो कुछ आप इसे लापरवाही कह लें, कुछ ह्यूमन एरर, इंसानी गलती कह लें, उस तरह से वो गलत हो गया। अब मैंने वो उसी तरह से अपलोड कर दिया। तो अब मुझे उसका कुछ अंदाज़ा हुआ है, तो मैं उसकी करेक्शन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इंग्लिश क्लास 11 लेसन 3 एंड लेसन 11 यानी 11वीं की इंग्लिश के तीसरे और 11वें लेसन जो कि दोनों नज़में हैं, उनके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में पर्सोनिफिकेशन का पूछा गया है और वहाँ पे मुझसे वो गलती हुई। लेकिन इस गलती का एहसास मुझे तब हुआ कि जब मैं एक बच्चे का टेस्ट जो था वो चेक कर रहा था। तो उसने वो आंसर कुछ वियर्ड सा लिखा। मैंने उससे पूछा कि ये कहाँ से कैसे किया। उसने मुझे एक बहुत मशहूर हेल्पिंग बुक का नाम बताया। मैंने वो बुक उससे देखी, उसमें गलत। फिर 2-3 सैंपल्स आए हुए थे इसी तरह की गाइड्स के, हेल्पिंग बुक्स के। वो बड़े मशहूर हमारे पब्लिशर्स हैं, उनकी वो किताबें हैं। मैंने दोनों में ये दोनों क्वेश्चंस चेक किए, वो उन्होंने भी गलत लिखे हुए थे और तकरीबन वही चीज़ लिखी हुई थी जो मैंने लिखी है। मैं सबसे पहले अपनी गलती मानता हूँ, तो मैंने देखा कि मैंने भी गलत लिखा हुआ है, तो फिर मैंने उस बच्चे को उसको करेक्शन करवाई। उसके बाद आज मैं यहाँ पे चैनल पे इसकी करेक्शन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप सब लोग देखें तो ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि इसकी करेक्शन हो जाए। गाइड्स पे भी ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत लिखे हुए हैं और जो मैंने चैनल पे पहले अपलोड किए थे वो भी गलत हैं। तो फर्स्ट पोएम जो है वो है ए बर्ड केम डाउन द वॉक। ये एमिली डिकिंसन जो एक फीमेल हैं, शायरा हैं, उन्होंने लिखी है। और दूसरी है दोज विंटर संडेज, ये रॉबर्ट हेडन जो एक ब्लैक अमेरिकन पोएट थे, उन्होंने लिखी। अब इन दोनों नज़मों में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि पर्सोनिफिकेशन क्या है, इसका असर क्या है, इस तरह का कुछ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 1 है वो लेसन 3 में और लेसन 11 में वो क्वेश्चन नंबर 5 है। और क्योंकि मैं ये देख चुका हूँ कि ये लेसन के अंदर मौजूद है और बच्चे के टेस्ट में मौजूद था, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक गलत चीज़ जो है वो ना फैले या कम से कम कुछ करेक्शन कर दी जाए, उसकी व्यू से मैं इस करेक्शन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो कोशिश कीजिएगा कि ये, अगर इसमें कोई मज़ीद आपको कोई गलती मिले तो मेरे साथ शेयर किया करें ताकि चीज़ों को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। लेसन 3 A bird came down the walk. Question 1. Identify an example of personification in the poem. How does it enhance your understanding of the bird? कि पोएम के अंदर आपने एक आइडेंटिफाई करनी, शनाख्त करनी है कि पर्सोनिफिकेशन, जिसे उर्दू में हम तजसीम कहते हैं, इसके बारे में ज़रा क्लियरली ये अपने इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, सोच लें कि पर्सोनिफिकेशन अल्फाज का ऐसा इस्तेमाल है जहाँ पर एक इनएनिमेट चीज़ को आप उसे साइंस की ज़ुबान में बेजान चीज़ कह लें, लेकिन स्टाइलिस्टिक्स, इंग्लिश स्टाइलिस्टिक्स या किसी भी लैंग्वेज की स्टाइलिस्टिक्स की जो टर्म है वो है इनएनिमेट। बेजान चीज़ को ही कहते हैं कि ऐसी कोई बेजान चीज़ हो, समझने के लिए ऐसे ही करने की, कोई बेजान चीज़ हो और उसको एक इंसान जैसी खसूसियत दिखा दी जाए किसी दूसरे लफ्ज़ का, तीसरे लफ्ज़ का इस्तेमाल करके। इसकी एग्जांपल, जो क्लियर एग्जांपल हो सकती है वो इस तरह से कर लें कि लाफिंग विंडो, अगर ऐसा कहीं पे कोई पोएट या कोई बंदा लिख देता है, हकीकत तो नहीं ऐसी चीज़ होती, लेकिन अगर लिखा गया है तो फिर ये पर्सोनिफिकेशन होगी।
कि विंडो एक इनएनिमेट चीज़ है और वो लाफिंग कर रही है, तो लाफिंग एक ह्यूमन क्वालिटी है। एक इनएनिमेट चीज़ को ह्यूमन क्वालिटी देना उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो उसको हमने पोएम में से आइडेंटिफाई करना है और इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो उस परिंदे के बारे में कैसे बेहतर होती है, ये क्वेश्चन था। और इसका आंसर जो कि गलत तरीके से लिखा गया वो ये है, एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन इज, यानी पर्सोनिफिकेशन की जो मिसाल है वो ये लाइन है, दे लुक्ड लाइक फ्राइटन्ड बीट्स, वो दिखाई देते थे जैसे फ्राइटन्ड बीट्स हो, डरे हुए मोती हो। ये परिंदे की आंखों के बारे में कहा गया है कि आंखें जो हैं वो डरे हुए मोती हैं और लुक्ड लाइक लिखा हुआ है। तो ये पर्सोनिफिकेशन से ज़्यादा सिमिली की तरह ये एग्जांपल फिट होती है। पर्सोनिफिकेशन इसमें इतनी क्लियर और विविड नहीं है। और मेरी जो वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो इस चीज़ की, उसमें एक दोस्त ने इसके ऊपर मेरी गलती पॉइंट आउट भी की थी। मैंने वहाँ पे कुछ एक दो आंसर किए थे, लेकिन ऐसी चीज़ें क्योंकि जो सब्सक्राइबर्स हैं या जो फॉलोअर्स हैं वो अमूमन मिस कर देते हैं, वो नहीं देखते कि यहाँ पे क्या क्वेश्चन किसी ने किया है और उसका आंसर क्या मिला हुआ है, इस तरह की चीज़ें। हालांकि वहाँ पे भी एक हेल्दी डिबेट हो सकती थी, मैंने उसको वहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दिया, लेकिन आगे मज़ीद नहीं बताया। उसके बाद अब मुझे मौका मिला तो वो मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा है जी, दी बर्ड इज़ गिवन ए ह्यूमन क्वालिटी। तो एक जानदार है, उसको इंसानी क्वालिटी दे दी, और इसको पर्सोनिफिकेशन नहीं कहेंगे इन द परफेक्ट सेंस में, इसलिए ये आंसर जो है ये गलत है। विच शोज अस दैट द बर्ड इज अफ्रेड, डिस्ट्रेसफुल एंड अलर्ट। फ्राइटन्ड बीड्स जो हैं, आंखें डरी हुई हैं, मोती डरे हुए हैं। तो ये जो चीज़ है ये ये ज़रूर दिखाती है कि परिंदा जो है वो सहमा हुआ है, उसे एतबार नहीं है और वो होशियार है। चौकन्ना है कि कोई थोड़ी सी भी देर में कुछ खतरा महसूस हो और वो उड़ जाए, और ऐसे ही हुआ कि वो उसके बाद उड़ गया। तो इसकी करेक्शन मैंने कुछ यूँ की है, फ्राइटन बीड्स एम्प्लॉयज पर्सोनिफिकेशन इन द पोएम। इस नज़म के अंदर फ्राइटन बीड्स जो है वो पर्सोनिफिकेशन को एम्प्लॉय करता है, यानी इस्तेमाल करता है। यानी इस जगह पे इस एक्सप्रेशन के अंदर पर्सोनिफिकेशन इस्तेमाल हुई है। बीड्स आर इनएनिमेट एंड दे आर ह्यूमन लाइक फ्राइटन्ड। कि इनएनिमेट चीज़ हो वो बीड्स हैं, मोती बेजान चीज़ होते हैं, और जैसे उसे ह्यूमन लाइक या ह्यूमन क्वालिटी दी गई है कि वो फ्राइटन्ड है। दिस सेट्स दिस एक्सप्रेशन एज ए फिटिंग इंस्टेंस ऑफ पर्सोनिफिकेशन, जिससे ये एक्सप्रेशन जो है फ्राइटन्ड बीड्स है, ये एक मुनासिब मिसाल बन जाती है पर्सोनिफिकेशन की। और फिर आगे वो बाकी जो आंसर है, क्योंकि ये बुक हैवीली एआई से लिखी गई है, एक्सरसाइजेज एआई से बनाई गई हैं, तो क्वेश्चन भी इस तरह के दिए हुए कि दो दो स्टेटमेंट्स हैं, और फिर दो दो स्टेटमेंट्स हैं, तो जो गाइड बुक्स हैं उन्होंने बहुत लंबे लंबे जवाब लिखे हुए हैं। जबकि मेरा मानना ये है, जो मेरी एक्सपीरियंस है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो ये है कि अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेंटेंसेस का होना चाहिए। लाइंस नहीं, सेंटेंसेस ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3, अगर 2 नंबर है। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिए कि लिखने वालों ने 6-6 लाइन्स के 6-6 सेंटेंसेस के आंसर लिख दिए। अब बच्चे इस चीज़ पे भी बड़े परेशान हैं, क्योंकि वो बच्चे जिन्होंने सीखा ही रट्टा लगाना है, उनके लिए ये प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं। तो चीज़ को समझें और ख़ुद से लिखें, ये मेरी प्राइमरी आप लोगों के लिए एडवाइस है। तो आगे है जी, माई अंडरस्टैंडिंग इनहेंसेस अबाउट द बर्ड दैट इट इज़ अफ्रेड, डिस्ट्रेसफुल एंड अलर्ट। कि मेरी जो परिंदे की अंडरस्टैंडिंग है वो इस लिहाज से इस तरह से बेहतर होती है कि वो सहमा हुआ है,
इतबार नहीं कर रहा और होशियार है। तो ये इनकी जगह पे, इसकी जगह पे ये वाला आंसर जो है ये बेहतर है। दो कि इसमें मैंने भी 4 सेंटेंसेस लिख दिए। आप इसमें से ये वाला सेंटेंस छोड़ भी सकते हैं, पर्सोनिफिकेशन, ये वाला दिस सेट से पर्सोनिफिकेशन, ये सेंटेंस छोड़ भी दे फिर भी क्वेश्चन ठीक ही रहेगा, क्योंकि पर्सोनिफिकेशन का जिक्र पहले भी हो गया, बता भी दिया गया और आगे क्लियर कर दिया कि ये कैसे पर्सोनिफिकेशन है। तो फिर ये दोबारा लिख दिया गया कि ये पर्सोनिफिकेशन है, तो अगर आप इस सेंटेंस को छोड़ भी देंगे तो भी ठीक रहेगा, अगर कर लेंगे तो भी ठीक है। लेसन 11, दोज विंटर संडेज। क्वेश्चन 5, फाइंड एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन इन द पोएम एंड एक्सप्लेन इट्स इफेक्ट। वही क्वेश्चन मिलता जुलता दोबारा लिखा गया कि पर्सोनिफिकेशन की एग्जाम्पल, उसमें आइडेंटिफाई का लफ्ज़ है, यहाँ पे फाइंड का है। एक पर्सोनिफिकेशन की एग्जाम्पल ढूंढे नज़्म के अंदर से और फिर उसका अफेक्ट, उसका असर क्या है पोएम के अंदर, वो बता दें। तो ये वो क्वेश्चन है जो रॉन्ग है और बहुत सारी बुक्स वालों ने, गाइड बुक्स ने इसी को उठाकर अपनी किताबों में फिट कर लिया हुआ है। और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि ये गलत कैसे है और फिर उसका अल्टरनेटिव जो आंसर जो करेक्ट है वो मैं भी आपको बता देता हूँ। द लाइन द कोल्ड स्प्लिंटरिंग ब्रेकिंग personifies the cold as if it can crack or shatter। लाइन जो द कोल्ड स्प्लिंटरिंग ब्रेकिंग, यही एग्जैक्टली इसी तरह से बुक्स पे भी लिखा हुआ है। तो इसमें पर्सोनिफाई किया गया, पर्सोनिफिकेशन बनाई गई है कि कोल्ड, सर्दी जो है वो क्रैक हो सकती है और शैटर हो सकती है। क्रैक का मतलब होता है दराड़ आना और शैटर का मतलब होता है टूट कर बिखर जाना। तो दरारें और टूट कर बिखरती कौन सी चीज़ें हैं जो बेजान हैं। तो कोल्ड एक इनएनिमेट चीज़ है, एक ऐसी चीज़ है जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते कि वो एनिमेट है या इनएनिमेट। वो स्टाइलिस्टिक्स में ज़रूर है कि इनएनिमेट चीज़ है और उसको वही खसूसियत दी गई है जो बेजान चीज़ों में होती है। तो ये पर्सोनिफिकेशन नहीं है। This makes the scene more vivid and helps the reader feel the warmth of fire spreading through the house. It shows the father's effort to fight the harsh cold. आगे जो भी एक्चुअली ये सख्त सर्दी को बयान करने के लिए ये कोल्ड स्प्लिंटरिंग ब्रेकिंग लिखा हुआ है कि वो टूट रही है, कि बाप ने कोशिश की है गर्मी पैदा करने की, घर में आग जलाई है, तो फिर सर्दी जो है वो टूट कर बिखर रही है। तो स्प्लिंटर छोटे छोटे टुकड़े हो जाना, जैसे लकड़ी के टुकड़े होकर गिरते हैं, ब्रेकिंग कोई भी चीज़ टूट जाना। तो ये ह्यूमन क्वालिटीज़ नहीं है कोल्ड के लिए। इनएनिमेट चीज़ ज़रूर है लेकिन को ह्यूमन क्वालिटीज़ नहीं है। तो ये एक रॉन्ग आंसर है। अब इसको करेक्ट कैसे किया जाएगा? द क्रॉनिक एंगर्स ऑफ दैट हाउस, ये लाइन है इस पोएम के अंदर कि उस घर के क्रॉनिक एंगर्स, बार बार आने वाले नाराज़गियाँ, गुस्से। क्रॉनिक आमतौर पे बीमारियों के लिए लिखा जाता है, जो ऐसी बीमारियाँ जो बार बार हमलावर होती हैं, क्रॉनिक होती है। The chronic anger of that house is the expression which holds personification। कि ये वो द क्रॉनिक एंगर ऑफ दैट हाउस, वो लाइन है, वो एक्सप्रेशन है जिसके अंदर पर्सोनिफिकेशन मौजूद है। अब पर्सोनिफिकेशन कैसे, उसको क्लियर कर लेते हैं। द इनएनिमेट हाउस हैज़ ह्यूमन क्वालिटी ऑफ क्रॉनिक एंगर्स। हाउस जो है वो इनएनिमेट चीज़ है और उसमें इंसानी खूबी है। कौन सी? जो इंसानों में होती है, बार बार गुस्से में आना, गुस्से होना, नाराज़ होना।
This expression tells and enhances the discomfort of the family against which the father kept fighting. तो ये एक्सप्रेशन जो है बताता है और एनहेंस करता है, उसको मज़ीद बढ़ा चढ़ा कर बयान करता है किस चीज़ को, डिस्कम्फर्ट, कि ख़ानदान की डिस्कम्फर्ट है। अब घर में कोई फ़र्द है जो बार बार गुस्सा होता है, शायद बाप ही है या माँ है या कोई भी है, घर के अंदर बार बार लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, गुस्सा आता है, तो ये एक डिस्कम्फर्ट पैदा होती है और उस डिस्कम्फर्ट के ख़िलाफ़ बाप जो है वो लड़ता रहा। यहाँ पे मैंने केप्ट फाइटिंग लिखा हुआ है, पास्ट है, और ये यहाँ पे पहला हिस्सा प्रेजेंट में लिखा है, ये पास्ट में है। इसमें ग्रामर की कोई ऐसी गलती नहीं है कि प्रेजेंट के बाद पास्ट आप नहीं लिख सकते। यहाँ पे इस लाइन की ज़रूरत थी, आप इसको कीप्स फाइटिंग भी लिख दें वो भी ठीक हो जाएगा। केप्ट फाइटिंग, बाप लड़ता रहा, हम नज़म को एक कहानी के तौर पे लेते हैं कि जिसमें बाप लड़ता रहा, क्योंकि बेटा भी इसी चीज़ के ऊपर रिग्रेट कर रहा है कि बाप ने सारी उम्र कोशिश की उनको कंफर्टेबल बनाने की, और उन्होंने कभी भी उसको इस चीज़ से के लिए अप्रिशिएट नहीं किया, उसके ऊपर उसे रिग्रेट होता है आखिर पे। तो बाप की जितनी भी कोशिश है वो पास्ट टेंस में चली जाती है और बाकी सब कुछ जो है वो प्रेजेंट में रहता है। तो इसीलिए मैंने इसको प्रेजेंट में रखा और इसको पास्ट में लिख दिया, लेकिन अगर आप इसको कीप्स भी लिखना चाहें तो वो भी ठीक हो जाएगा। इट enhances the character of the father and his role in the poem, और ये बेहतर बनाता है या बताता है बाप के किरदार को और उसका जो रोल है इसके अंदर, नज़म के अंदर। तो ये कुछ करेक्शन थी, और आप में से जो भी इसको वीडियो को देखे वो अपने साथियों को, अगर वो मेरा चैनल देखते हैं, उन्हें भी बता दें कि यहाँ पे ये गलती है और मैंने उसकी करेक्शन कर दी है। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।